आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ग्लास प्रिज्म। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में जानते हैं, किस लेंस का ज़रूरत होता है, किस कब कहाँ कैसे। तो वो सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पूरा डिफेक्ट ऑफ विजन का एक्सप्लेनेशन था। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ग्लास प्रिज्म के बारे में, ग्लास प्रिज्म से जो रिफ्रैक्शन होता है उसके बारे में, डिस्पर्सन के बारे में, और हो सके तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बारे में भी जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लास प्रिज्म क्या होता है? तो इट इज ए टाइप ऑफ ट्रेंगुलर सरफेस, इट इज ए टाइप ऑफ ट्रेंगुलर सरफेस थ्रू विच रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स टेक प्लेस। यानी कि ग्लास प्रिज्म जो है एक ट्रेंगुलर सरफेस है। कैसा ट्रेंगुलर सरफेस है? तो ऐसा ट्रेंगुलर सरफेस है जिससे कि लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको ये जो फिगर दिख रहा है ये एक ग्लास प्रिज्म का ही फिगर है, ये एक ग्लास प्रिज्म का ही फिगर है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें रिफ्लेक्शन होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन। तो अब हम लोग ये ग्लास प्रिज्म के बारे में जान चुके हैं कि ग्लास प्रिज्म नॉर्मली क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं कि रिफ्लेक्शन जो होता है ग्लास प्रिज्म में तो वो कैसे होता है। तो दोस्तों इससे पहले मैंने आपको रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास स्लैब बताया था रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में। तो जिन दोस्तों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो जाके देख लें, चैनल पर रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में है वो वीडियो। और यहाँ पर हम लोग रिफ्रैक्शन का बात करेंगे ग्लास प्रिज्म से। तो इसमें कैसे होता है रिफ्रैक्शन? तो इसमें भी उसी तरह होता है कि एक इंसिडेंट रे आता है, नॉर्मल बनता है, और उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे के बाद इधर इमर्जेंट रे निकल जाता है। रिफ्लेक्टेड रे के बाद क्या निकल जाता है? इमर्जेंट रे। और ये जो इंसिडेंट रे सीधे आगे चला जाता है, सीधे आगे चला जाता है। तो इमर्जेंट रे से इंसिडेंट रे जो सीधा गया उसका जो दूरी होता है ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होता है। उसमें क्या होता था कि इंसिडेंट रे सीधे जो गया और इमर्जेंट रे जो गया तो दोनों के बीच का जो दूरी होता था वो क्या हो जाता था? वो एक तो बात होती थी कि वो पैरेलल हो जाता था, और उस दोनों के दूरी को हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते थे। लेकिन यहाँ पर जो इस दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा तो इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन के नाम से जानते हैं, जो कि ये वाला एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रिफ्रैक्शन होता है। तो रिफ्रैक्शन से हमको क्या कंक्लूजन मिलता है? तो देखिए क्या कंक्लूजन मिलता है। For this, we can conclude that when a ray of light passing through prism, यानी कि इससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि जब एक लाइट की किरण प्रिज्म से पास करती है, इट बेंड्स टुवर्ड द बेस ऑफ प्रिज्म। यानी कि ये क्या होता है? बेंड्स करता है किसके तरफ? बेस के तरफ। किसके तरफ? बेस के तरफ ये जो है बेंड करता है। ये बात हमको पता चलता है। अब यहाँ पे एक नया टर्म का नाम आया था एंगल ऑफ डेविएशन, तो मैंने सोचा कि मैं उसको भी बता दूं एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। तो देखिए एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। तो द एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। यानी कि इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है, इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। और जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ग्लास प्रिज्म से हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन निकाल भी सकते हैं। तो ये जब आपको स्कूल में बताया जाएगा ग्लास प्रिज्म के द्वारा, जब आपको इस चैप्टर को पढ़ाएंगे और फिजिक्स वाले सर जब लैब करवाएंगे तब आपको वहाँ पर बताया जाता है कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, कितना डिग्री होगा। तो दोस्तों ये तो था ग्लास प्रिज्म के बारे में। अब हम लोग दोस्तों जान लेते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, उसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट में क्या होता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट में कि एक ही जो लाइट रहता है वह एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास करने के बाद अलग अलग कलर में क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है। तो देखिए क्या है इसका डेफिनेशन। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स आफ्टर पासिंग थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक ए ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यानी कि
ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक रे ऑफ लाइट जो पास करेगा ग्लास प्रिज्म से, एक रे ऑफ लाइट जो पास करता है आपको ग्लास प्रिज्म से, तो ये मान लीजिए कि ये क्या है, सनलाइट है। ये क्या है, ये सनलाइट है। तो चूंकि ये वाइट कलर का होगा, तो वाइट कलर मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स से बने हुए होते हैं, 7 अलग अलग कलर से बने हुए होते हैं। तो डिस्पर्सन क्या हुआ कि लाइट का स्प्लिटिंग हुआ, एक लाइट स्प्लिट होके अलग अलग कलर के 7 अलग अलग कलर के लाइट में बदल जाए। किससे? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास होने के बाद, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से रिफ्रैक्ट होने के बाद। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को डिस्पर्सन कहते हैं। उसके बाद आ जाइए फिर यहाँ स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो द बैंड ऑफ 7 कलर क्या है? द बैंड ऑफ 7 कलर formed on a white screen when a beam of white light passing through a glass prism is called a spectrum। यानी कि 7 कलर जिस स्क्रीन पर फॉर्म होते हैं जब एक व्हाइट लाइट पास होता है ग्लास प्रिज्म से, तो उसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे कि ये जो है, ये क्या है, एक स्क्रीन है। क्यों? क्योंकि 7 जो कलर आ रहे हैं अलग अलग, इसका फॉर्मेशन 7 का यहीं पर हो रहा है। तो इसीलिए ये एक स्क्रीन है और इसी को स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के भी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे अब आते हैं थर्ड पॉइंट में। इट इज अकर्ड व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म एंड 7 कलर्स आर फॉर्म्ड। यानी कि ये कब अकर होता है, ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट कब होगा? तो जब एक बीम ऑफ लाइट पास करेगा। बीम ऑफ लाइट करने का मतलब कि प्रकाश की अलग अलग किरणें, जैसे कि सनलाइट आएगा तो सनलाइट से कोई एक किरण तो आपको नहीं जा रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे टॉर्च का फ्लैश लाइट ऑन किया हम लोग, तो उससे भी कोई एक ही रे जाएगा, ये तो जरूरी नहीं है, अनेकों रे जा सकता है, अनेकों रे जा सकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि ये तभी अकर होगा जब बीम ऑफ व्हाइट लाइट पास करेगा ग्लास प्रिज्म से। पास किससे करना है? ग्लास प्रिज्म से पास करना है। और 7 अलग अलग कलर वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसका क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। क्या बोला मैंने? कि जब एक व्हाइट लाइट पास करेगा स्पेक्ट्रम से तो 7 अलग अलग कलर का फॉर्मेशन होता है, जो कि वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ये जो हुआ अलग अलग कलर का नाम, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में विबग्योर के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? विबग्योर। तो विबग्योर मतलब V से वायोलेट, I इंडिगो, B ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y येलो, O ऑरेंज एंड R रेड। तो ये हो गया डिस्पर्सन के बारे में। अब देखिए, अब अगला पॉइंट क्या था? व्हाइट लाइट इज मिक्सचर ऑफ 7 कलर। मैंने अभी भी आपको बताया था कि व्हाइट लाइट जो है 7 अलग अलग कलर का मिक्सचर है। तो ये बात भी क्लियर हो गई कि अब आप लोग पूछ सकते थे कि ये व्हाइट लाइट जो है तो 7 अलग अलग कलर का क्यों फॉर्मेशन होता है? तो वो इसीलिए फॉर्मेशन होता है 7 अलग अलग कलर का, क्योंकि व्हाइट लाइट जो है 7 अलग अलग कलरों का मिक्सचर है और वो 7 कलर ये हैं, ये 7 हैं। तो इसी कारण 7 अलग अलग कलर का फॉर्मेशन होता है। और अगला पॉइंट है द डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट अकर्स बिकॉज कलर ऑफ व्हाइट लाइट ट्रेवल एट ए डिफरेंट स्पीड। कहने का ये मतलब हुआ कि डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट इसके लिए अकर होता है, व्हाइट लाइट का डिस्पर्सन इसलिए होता है क्योंकि ये जो अलग अलग कलर है, ऐसा भी तो हो सकता था कि एक व्हाइट लाइट आया फिर चला गया, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो ऐसा इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जो अलग अलग कलर है तो सबका अलग अलग स्पीड है, सबका अलग अलग स्पीड है, और अलग अलग स्पीड होने के कारण
यहाँ पे जब क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, तो अलग अलग स्पीड होने के कारण ये सब अलग अलग जाएंगे और अलग अलग स्क्रीन पे फॉल करेंगे, और अलग अलग स्क्रीन पे फॉल करने के कारण ये 7 अलग अलग कलर का यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसमें आपको यहाँ पे भी डेविएशन का बात यदि किया जाए तो देखिए सबसे लिस्ट कौन डेविएट किया है, सबसे लिस्ट कौन डेविएट किया है, यानी कि डेविएट का मतलब सबसे लिस्ट कौन मुड़ा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो रेड वाला है ये सबसे कम मुड़ा हुआ है, रेड वाला जो है सबसे कम मुड़ा हुआ है, और ये जो है वायोलेट कलर जो है ये आपको सबसे ज्यादा क्या है डेविएटेड है, वायोलेट कलर जो है सबसे ज्यादा डेविएटेड है। तो ये तो बात हो गई डेविएशन की। अब आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि क्या हम लोग जब ये 7 कलर है, ये 7 अलग अलग कलर से क्या हम लोग फिर से एक कलर को पाया जा सकता है, 7 अलग अलग कलर से क्या फिर से व्हाइट लाइट को पाया जा सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल संभव है। कैसे संभव है ये मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो रे आ रही थी, तो यहाँ पे हमारा स्पेक्ट्रम क्या था, सीधा था। अब हम लोग यहाँ पे एक उल्टा स्पेक्ट्रम को क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। उल्टा स्पेक्ट्रम को जब प्लेस करेंगे यहाँ पे, तो ये जो 7 अलग अलग लाइट आएंगी, तो ये 7 इस तरह नहीं जा करके अब आपको ये जो स्पेक्ट्रम का जो काम था वो ये ग्लास प्रिज्म का जो ये पोर्शन है इधर वाला, यही पूरा कर देगा और यहीं पे कलर का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद ये सब एक पॉइंट पर जाके क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। सभी एक ही पॉइंट पर जाके कन्वर्ज हो रही है। देखिए दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से सब एक पॉइंट पर जाके कन्वर्ज हो जाएगी और एक रे निकलेगा। तो यही जो ये सिंगल रे बनेगा यही हमारा व्हाइट लाइट है, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स टू गिव व्हाइट लाइट। और यहाँ पे यदि हम लोग स्पेक्ट्रम रख देंगे, यहाँ पे स्पेक्ट्रम को भी प्लेस करना पड़ेगा, तब हम लोग को यहाँ पे इस पे व्हाइट लाइट सीन हो जाएगा। ये बात क्लियर है दोस्तों। इसको हम लोग रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स। यानी कि पहले हम लोग क्या किए कि सनलाइट से 7 अलग अलग कलर को फॉर्मेशन करवाया, और इससे फिर 7 को एक साथ कंबाइन करके और एक वाइट कलर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई क्लियर। अब ये जो है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इसका सबसे बेस्ट उदाहरण क्या है? तो ये जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट है इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है रेनबो। क्या है दोस्तों? रेनबो। क्यों रेनबो? तो रेनबो जो है इसमें भी आपको 7 अलग अलग कलर्स का फॉर्मेशन होता है। रेनबो में भी विबग्योर का फॉर्मेशन होता है। रेनबो में क्या होता है? विबग्योर का फॉर्मेशन होता है। और क्यों फॉर्मेशन होता है? तो यहाँ पे कौन प्रिज्म का काम करता है और कौन लाइट का? तो सन लाइट चूंकि एनी टाइम दिन के समय ही आप स्पेक्ट्रम देख सकते हैं। तो ये आपको जब भी आकाश आपको खाली रहेगा, यानी कि जब क्लाउड्स में बादल नहीं रहते हैं, बादल जब नहीं रहते हैं, तब आपको दिखेगा कि स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होता है। तो वहां पर स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन कब होता है? रेनिंग के समय भी हो जाता है। कभी कभी जब सन शाइन सिर्फ करते रहेगा, रेनिंग नहीं होता है, तब भी कभी कभी फॉर्म हो जाता है रेनबो। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसके लिए होता है क्योंकि यहाँ पर रेन ड्रॉप जो है, रेन ड्रॉप ये डिस्पर्सन का काम करने लगते हैं। रेन ड्रॉप एज ए ग्लास प्रिज्म का काम करने लगते हैं, और उनपे जब सनलाइट पड़ता है, तो ये ही ग्लास प्रिज्म का जो ये रेन ड्रॉप काम करते रहते हैं। तो सनलाइट पड़ने के बाद ये क्या हो जाते हैं? सनलाइट पड़ने के बाद ये क्या हो जाते हैं दोस्तों? सनलाइट पड़ने के बाद ये आपको रेनबो का फॉर्मेशन करते हैं, 7 अलग अलग कलर का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के कारण हम लोग को रेनबो सीन पड़ता है। ठीक है, तो ये बात भी हो गई।
तो अब ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट भी हो गया क्लियर। अब अगला टॉपिक जो हमारा बच गया उसका नाम है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो अब हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वैसे रिफ्रैक्शन को कहते हैं जो रिफ्रैक्शन अर्थ के एटमॉस्फेयर के द्वारा होता है, यानी कि द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट caused by अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के द्वारा जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का उसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अर्थ का एटमॉस्फेयर तो एक ही है, तो इसमें फिर रिफ्लेक्शन कैसे हो सकता है? तो वो ऐसे हो जाता है रिफ्लेक्शन, क्योंकि अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर तो एक है लेकिन एटमॉस्फेयर का लेयर अनेक है। एटमॉस्फेयर एक है लेकिन लेयर अनेक है, जैसे बायोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, इस तरह अलग अलग लेयर्स बन जाते हैं। तो इनमें अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी होता है। ऑप्टिकल डेंसिटी कहने का मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वह अलग अलग हो जाता है अलग अलग मीडियम में। अलग अलग मीडियम से मेरा मतलब है बायोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, इस टाइप के जो मीडियम है। तो इसी के कारण अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है रिफ्लेक्ट करने लगता है लाइट को, और जिसके कारण एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होने लगता है। तो ये बात समझ में आ गई कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है और ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्यों होता है। अब आपको मैं आगे बता दूं कि कुछ फेनोमेनन भी हैं रिलेटेड जो कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से हैं। कुछ फेनोमेनन जैसे कौन कौन? एक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स का चमकना। उसके बाद स्टार्स जो है ज़्यादा ऊंचा दिखते हैं, जो कि उनका एक्चुअल हाइट है उससे ज़्यादा ऊंचा दिखते हैं। और उसके बाद तीसरा एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। तो ये तीन जो केस है ये आपको क्या है कि फेनोमेनन है आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का। तो कैसे? तो देखिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या होता है, तो सभी आदमी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि स्टार्स के पास अपना लाइट होता है, यानी कि दे इमिट देयर ओन लाइट। तो अपना लाइट होने के कारण ये रात में क्या होते हैं? चमकते हैं। लाइट होने के कारण ये रात में चमकते हैं। तो ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है ये मैं आपको आज बताता हूँ। तो ये इसके लिए होता है क्योंकि जब लाइट स्टार से अर्थ के एटमॉस्फेयर में इन करता है, जब लाइट स्टार से अर्थ के एटमॉस्फेयर में इन करता है तो क्या होता है कि यहाँ पर अर्थ के एटमॉस्फेयर में इन करने पर वो रिफ्लेक्शन होने लग जाता है अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी होने के कारण। जैसे कि बायोस्फीयर में आएगा तब उसका अलग डेंसिटी हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर में तब उसका अलग डेंसिटी हो जाएगा। तो अलग अलग डेंसिटी होने के कारण ये क्या हो जाता है कि ये ट्विंकलिंग करता हुआ हमें दिखने लगता है, और इसके कारण इसका चेंजिंग हो जाता है, रिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है और चेंज हो जाता है एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट करने के बाद। और इसी के कारण स्टार जो है ऊपर नीचे होने लग जाता है, और जिससे कि हमको लगता है कि स्टार ट्विंकल कर रहा है, यानी कि तारा टिमटिमा रहा है, तारा टिमटिमा रहा है रात में, ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो ये बात थी स्टार के बारे में कि ये भी जो फेनोमेनन है ये आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण होता है। अब दूसरा है आपको क्या, द स्टार सीम हायर देन दे एक्चुअली आर, यानी कि स्टार्स ज़्यादा ऊपर दिखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा भी हो जाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण। अब कैसे होता है? तो ये देखिए कि जब लाइट स्टार से रिफ्लेक्ट होता है और स्पेस को छोड़ के यह जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तो एयर जो है रेयरर मीडियम है, और अर्थ का सरफेस का जो एयर है, ऊपर का जो एयर है वह रेयर मीडियम है, और अर्थ के सरफेस का जो एयर हो जाता है वह डेंसर मीडियम हो जाता है। तो इसके कारण लाइट जो स्टार से
जो आते रहता है वह डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाने लगता है, डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाने लगता है। और इसके कारण हमें लगता है कि स्टार जो है हायर पोजीशन पर है। इसका फिगर भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कैसे आपको ये अपीयर्स होता है हायर पोजीशन पर। फिर आपको तीसरा केस है डीले सन सेट और एडवांस सनराइज का। तो देखिए इसमें भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का ही हाथ है। इसमें इसका हाथ कैसे है, क्योंकि यह जो है हमें सन जो है यह 2 मिनट पहले ही दिखने लगता है सनराइज से। ये एक्चुअल पोजीशन नहीं रहता है, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण जो पोजीशन बना हुआ रहता है वो सन का रहता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। और यहाँ पर वही बात मैं फिर कहूँगा कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण ये हमें हॉरिजॉन से ऊपर सन दिखने लगता है, जबकि सन का पोजीशन हॉरिजॉन के नीचे ही रहता है। ये 2 मिनट के अंदर ये फासला रह जाता है, जो कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण होता है। तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के अलग अलग फेनोमेनन थे जो कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ग्लास प्रिज्म, उसके बाद उसका रिफ्लेक्शन और एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, इन सभी चीज़ों को जाना। अब दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट को जानेंगे। तो आज के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।